हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन कुमार अपने YouTube चैनल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं, अगेन ये फाइनेंस से रिलेटेड क्लास है। आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आज हमको कैलकुलेट करना सीखना है। तो देखते हैं कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसा कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर हम छोटी मोटी बात करें कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसपे शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं। कैसा प्रेफरेंशियल राइट? प्रेफरेंशियल राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। दूसरा बात है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक और अधिकार है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा बाद में दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रोविजन है प्रेफरेंस शेयर के बारे में। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का जो तरीका है फाइनेंस में, इसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ बेसिक चीजों को हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है। और क्या क्या है थोड़ा उसको हम देखते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है, ये चीजें यहाँ पे लिखी जा रही है। रेट ऑफ डिविडेंड, ओके, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे। इशूइंग प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशूइंग प्राइस क्या है, यानी कि जो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं कितने पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या देखेंगे। उसके बाद इशूइंग प्राइस के साथ साथ, ठीक है, इसमें से हमको नेट रियलाइजेशन भी देखना पड़ेगा कि नेट मेरे पास, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, जिसको हम पी से क्या करेंगे, डिनोट करते हैं, नेट रियलाइजेशन। चौथी बात, इशू है ना, डिस्काउंट पे हो रहा है, इशू डिस्काउंट पे हो रहा है या प्रीमियम पे हो रहा है। तो इशू जो हो रहा है डिस्काउंट पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है, तो डिस्काउंट और प्रीमियम गिवन ऑन इशू। ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है या प्रीमियम पे इशू हो रहा है, इसको भी कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्काउंट और प्रीमियम, ठीक है, गिवन ऑन रिडम्पशन, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को जब हम रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। पढ़ रहे हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने से पहले हमने बताया कि कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना जरूरी है? रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कि किस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर पे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इशूइंग प्राइस कितना है, नेट रियलाइजेशन क्या हुआ, राइट, नेट रियलाइजेशन क्या हुआ, क्या कोई डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर को, और जब रिडम्पशन हम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का तो रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है या प्रीमियम पे हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक और बात है, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। हमको फ्लोटेशन कॉस्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं उसके इशूइंग एक्सपेंसेस क्या है। ओके, इशूइंग एक्सपेंसेस क्या है, इसी इशूइंग एक्सपेंसेस को फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने से पहले, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और चीज आप लिख लो, ठीक है, अगर रिडीम हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो द ड्यूरेशन ऑफ रिडम्पशन, यानी द ड्यूरेशन ऑफ रिडम्पशन, कि अगर
प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया जा रहा है, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया जा रहा है तो कितने सालों के बाद रिडीम होगा? आज अगर इशू आ रहा है तो आज से 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा या आज से 10 साल के बाद रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन की बात जब आ रही है तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक्चुअली जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन एक 55 है जो कि प्रेफरेंस शेयर इशू और रिडम्पशन की बात करता है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम्पशन की बात करता है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, nowadays no company can issue any preference share है ना, which is irredeemable, यानी कि आज के दिन में कोई भी कंपनी irredeemable प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उन्होंने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए टाइम लिमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। कितने से ज्यादा के लिए? 20 साल से ज्यादा के लिए कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। एक और बात है उसमें कि अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करती है, ठीक है, वैसे केस में 20 साल के जगह इस समय ये ड्यूरेशन 30 साल भी हो सकता है, 30 इयर्स भी हो सकता है। ये मैंने बात बताई आपको कंपनीज एक्ट की। हम अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंस, राइट? तो फाइनेंस में हमने देखा कि फाइनेंस में प्रेफरेंस शेयर के कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सारे चीजों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसके बाद अगेन जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर का, जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे वो दो तरीके से कैलकुलेट होगा। एक होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए और दूसरा होगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो अब आपको लिखना है वही फार्मूला, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने डिवेंचर के लिए पढ़ा था। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे कि क्या फार्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग हम कैसे निकालेंगे और रिडीमेबल का हम कैसे निकालेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आप बहुत आसानी से प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी फार्मूला मैं दिखाता हूं आप इसकी एक अलग से सीट बना के रखें और समय समय पे आप इसकी रिवीजन करते रहें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेफरेंस शेयर के लिए जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो बातें हैं। दो बात क्या है? एक आपको यहां पे ध्यान रखना है इरिडीमेबल, है ना, एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड थिंग इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसका कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है यहां पे हम लिखेंगे KP इक्वल टू D/P इंटू 100। KP जब हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे थे तो मैं वहां पे लिख रहा था KD। अब जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं तो मैंने यहां पे लिखा KP, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। ओके, जब इरिडीमेबल हो यानी कि प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम नहीं किया जाए। हालांकि अगेन मैंने बताया आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर हो ही नहीं सकता है जो इरिडीमेबल हो, लेकिन ये बात कंपनीज एक्ट की है और हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंस पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंस में इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? KP इक्वल टू D/P इंटू 100। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है आपका KP इक्वल टू D प्लस R माइनस P अपॉन M डिवाइडेड बाय R प्लस P डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इसी तरीके से आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। यही दो फार्मूला है आपका पूरे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए। जहां पे क्या मीनिंग है देख लिखते हैं, वेयर लिखते जाओ, वेयर KP इक्वल टू
वेयर Kp इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। D इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ओके। उसके बाद P का मतलब है नेट रियलाइज्ड अमाउंट, ठीक है। और क्या लिखेंगे, फिर इसमें R है, अगर रिडीमेबल है तो R भी कंसीडर करना पड़ेगा। R का क्या मतलब है, रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। और एक बच रहा है क्या, हमारा N बच रहा है, N, स्मॉल n का मतलब क्या है, ड्यूरेशन टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी कि प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन कितने दिन में किया जाएगा। तो ये मेरे एलिमेंट्स है फार्मूला का, इसको आप नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। और अगेन मैं समझाता हूं कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को मैं अगर कंपेयर करूं तो इसमें बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे केवल डी है, यहाँ पे केवल डिविडेंड का अमाउंट है। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे थे तो वहां पे I इंटू 1 - T था, राइट। यहाँ पे टैक्स रेट का बेनिफिट हमको मिल रहा था, कब, जब हम डिवेंचर की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डिवेंचर पे या डेट पे या बॉन्ड पे हम जो इंटरेस्ट देते हैं, हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इंटरेस्ट किसी बिजनेस के लिए खर्चा होता है, और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, गौर से सुनिएगा, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो उतना से हमारा इनकम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम होगा, खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम होगा। तो जब इनकम कम होगा तो उतना से टैक्स हमारा कम लगता था, कब, जब डिवेंचर की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने की जो कहानी है, यहाँ पे टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, ओके। पूरे टैक्स को देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट आता है, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट आता है, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। यानी कि पहले हमको टैक्स पहले देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा होता है, चाहे वो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाए, चाहे वो डेट पे दिया जाए, चाहे बॉन्ड पे कूपन, दैट इज इंटरेस्ट, ओके, दिया जाए। तो बिजनेस के लिए चूंकि इंटरेस्ट खर्चा होता है तो पहले हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, देन हमारा जो प्रॉफिट आता है उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हमें इंटरेस्ट घटाना पड़ता है, तो हमारा कहना यह है कि अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर रहे हैं डिवेंचर पे तो उतना से हमारा इनकम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब मेरी इनकम कम होगी तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसीलिए जब हम डिवेंचर की कॉस्टिंग कर रहे थे तो वहां पे हमने I इंटू 1 - T लिखा था, लेकिन जब मैं प्रेफरेंशियल की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पे मैं केवल क्या लिख रहा हूं, D/P, दैट इज द डिविडेंड एंड नेट रियलाइज्ड इनटू 100। बाकी जैसा कि वहां पे था कि अगर डिवेंचर रिडीम होगा तो अगेन ऐसा ही था, R - P/N और नीचे R+P तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो ये है समझने का तरीका। मैं शुरुआती दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको रट के कुछ नहीं पढ़ना है, आप क्लास में अटेंटिव रहे, आप गौर से सुनते रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में सब चीज आने लगेगा, और फिर आपको लिटरली मैं बोल रहा हूं कि फाइनेंस से आपको प्यार हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको जितने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको इसमें मजा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये था फार्मूले का कंटेंट और फार्मूले को समझने का तरीका। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कैसा क्वेश्चन, इरिडीमेबल का, और फिर क्वेश्चन करेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मिटाते हैं हम और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है कि अल्फा
प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड इशूड, ध्यान रखिए बात, प्राइवेट कंपनी भी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंशियल 10% प्रेफरेंशियल ऑफ ₹100। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंशियल ऑफ ₹100। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10% प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपये है। अच्छा, मतलब हमारे लिए डी कितना हो जाएगा? 100 का 10% दैट इज 10। पी मेरे लिए कितना है? दैट इज 100। तो केपी मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये इरिडीमेबल है, रिडम्पशन की कोई बात इसमें नहीं कही गई है, यानी कि ये प्रेफरेंशियल रिडीम नहीं हो रहा है। केपी का फार्मूला है D/P इंटू 100। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हमारा 10 है, नीचे भी 100, यहाँ भी 100, 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो ये बहुत सिंपल तरीका था कि अगर अल्फा प्राइवेट लिमिटेड ने 10% प्रेफरेंशियल इशू किया है, ओके, और अगर उसकी एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है तो उसका कॉस्टिंग कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, अ फर्म issued 12% preference share at 10% premium of rupees 50 the issuing expenses is rupees is the issuing expenses is 2%. Issuing expenses is 2%. Okay. Then calculate cost of preference share. अब हमको क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर की कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए, A firm issued 12% preference share at 10% premium, यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है, of ₹50, the issuing expenses is 2%, calculate cost of preference share। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो सबसे पहले आपको डी निकालना है। 50 का 12% पे है, ठीक है, डिविडेंड का रेट कितना है यहाँ पे? 12%, तो 50 का 12% कितना आता है? 6। अच्छा, फिर क्या निकालना पड़ेगा? पी एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, राइट, तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करना होगा आपको? 50 का 10%। अच्छा, उसके बाद 2% क्या है इसमें? इशूइंग एक्सपेंसेस है, यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है फर्म, तो 2% खर्च हो रहा है, मतलब हमको कुछ माइनस भी करना है। 50 का 2% माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से 50 प्लस 50 का 10% आप निकालोगे तो कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है, माइनस अगर आप करेंगे यहाँ पे 2% इसका निकालते हैं, ठीक है, अगर आप 50 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका P कितना निकल के आ जाएगा? दैट इज 54। फार्मूले के हिसाब से अगेन जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, D एंड P हमको पता चल गया है, अब हमको निकालना क्या है? KP, D/P इंटू 100। D मेरा कितना है? 6 अपॉन P मेरा कितना आया? 54 इंटू 100, ठीक है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा,
600/54, 600/54। इसको आप डिवाइड करके देखिए कितना होता है। 600 को 54 से डिवाइड करेंगे, 54 60 1 54 60, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि ये 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ जो आया वो 11.11% आपका आंसर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपने डिवेंचर का कॉस्टिंग समझा है तो आपको प्रेफरेंशियल का कॉस्टिंग कैलकुलेट करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी से रिलेटेड। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल का कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, और क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए लिखते हैं यहां पे, सीना लिमिटेड issued 10% preference share of ₹100 at 10% discount, at 10% discount, ठीक है। The flotation cost is rupees 2 per share, ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखिए सीना लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100, ठीक है। 10% डिस्काउंट पे हो रहा है और फ्लोटेशन कॉस्ट इसका ₹2 है। पर शेयर कितना है फ्लोटेशन कॉस्ट? ₹2 है। अगेन कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है, पहले डी निकालेंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर है यानी कि 100 का 10% निकालिए 10। आपका डी कितना, डिविडेंड कितना हो जाएगा पर शेयर? ₹10 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है। हाँ, क्वेश्चन में ये भी चीज हो सकता है कि मैं एक एक शेयर दे रहा हूं आपको हो सकता है क्वेश्चन में कि टोटल प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया हुआ है कि 10 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, ठीक है, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, 10 ईच 100 ईच, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पर शेयर डिविडेंड निकाल लो और पर शेयर आप क्या निकाल लो? पर शेयर नेट रियलाइज निकाल लो। यानी कि पर शेयर कितना पैसा कंपनी के पास आया है और पर शेयर कितना डिविडेंड है। या अगर आप एक साथ निकालना चाहते हैं तो टोटल डिविडेंड कितना है, ओके, टोटल डिविडेंड कितना है और टोटल पैसा कितना आया है, आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं टोटल डिविडेंड ले रहा हूं तो टोटल रियलाइज अमाउंट लेना पड़ेगा, और अगर मैं पर शेयर डिविडेंड ले रहा हूं तो हमको पर शेयर प्राइस भी लेना पड़ेगा, नेट रियलाइज भी हमको एक शेयर का ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वो भी क्वेश्चन हम देखते हैं। तो डी हो गया। पी देखिए आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे पी मेरे लिए क्या है? 100 का शेयर 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें ₹2 का और खर्चा है। तो 100 में से 10 और 2 12 घटेंगे, कितना हो जाएगा? 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है, 88 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर में ले आता हूँ, 1 मिनट। तो ये 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 88 हो गया यहाँ पे। अब देखिए मेरा डी भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी निकल गया, पी भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? आपको निकालना है, फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। फार्मूला क्या कहता है? देखिए इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा कैलकुलेटर। देखो Kp इक्वल टू D/P इंटू 100, दैट इज D कितना है मेरा? 10 है,
यहाँ पे 88 है इंटू 100 है, ठीक है। यहाँ देखो 1000 डिवाइडेड बाय 88 करो कितना आता है, 1000 डिवाइडेड बाय 88 करेंगे कितना आ रहा है 11.36%, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि हम एक इरिडीमेबल है ना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ ऐसा चीज नहीं है। हाँ, फार्मूले को अच्छे से समझ के याद रखें, कॉन्सेप्चुअली याद रखें कि अगर डिवेंचर की कॉस्टिंग करते हैं तो डिवेंचर की कॉस्टिंग में सर I इंटू 1 माइनस टी ये होता क्यों है, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका व्हाई क्लियर होना जरूरी है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैंने बताया था कि क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा होता है और इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने से पहले, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट में को माइनस करते हैं। इसीलिए जब डिवेंचर की कॉस्टिंग करेंगे, डेट की कॉस्टिंग करेंगे या बॉन्ड की कॉस्टिंग करेंगे तो वहां पे I इंटू 1 माइनस टी होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स घटाने के बाद दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे D अपॉन P इंटू 100 होता है। इसमें T जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 लाख, टोटल अमाउंट में लिख रहा हूं 10 लाख, ओके। द डिविडेंड paid by the company is, ठीक है, डिविडेंड कितना दिया गया, मान लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 10,000 रुपीज एंड issuing expenses is रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपया issuing expenses है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, पर शेयर नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, कुछ नहीं है। डी मेरे लिए कितना है, जितना है उतना लिख दो 10,000। पी मेरे लिए कितना है, 10 लाख में से 1 लाख का खर्चा हो जा रहा है, तो 10 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा मेरे लिए, पी 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। क्या मैं कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं? वी कैन इजिली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए कैसे निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए डी के पी इक्वल टू डी अपॉन पी इंटू 100। ध्यान रखिए, बार बार फार्मूले को लिखिए, जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप में एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। तो मेरा 10,000 का ये था, नीचे कितना हो जाएगा 9 लाख इंटू 100। दोस्तों इसको काटो, ठीक है, 1 2 3 इसको काटो, 3 को इधर उठाओ, कितना आ गया आपका 10/9, राइट, 10/9 आ गया, ठीक है। 9 लाख था, ठीक है, ऊपर 10,000 हो गया, तो कितना आ गया हमारा 10/9, ठीक है। इसमें कम आ रहा है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमारा कुछ भी आ सकता है, 1.11%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन को देखा है तो आप यकीन मानिए कि इससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर में कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप आसानी से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी कि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसकी कॉस्टिंग आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का करते हैं कि अगर सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसकी कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब क्या कर पढ़ना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे पढ़ना है आपको रिडीमेबल। अगर रिडीम हो रहा है तब कैसे, क्वेश्चन लिखते हैं,
offer issued 12% preference share of rupees 50 at 10% premium